हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक वैली का सीन दिखाया जाता है जहां पे टियानगुई क्लैन के कुछ मोटल कल्टीवेटर्स अपने क्लैन के सभी हाई ग्रेड ट्रायल्स को लेकर टियानसेट की तरफ जा रहे थे, क्योंकि टियानगुई क्लैन के ऊपर मोटल कल्टीवेटर्स ने कब्जा कर लिया था। और कब्जा करने के बाद वो लोग न सिर्फ उनके क्लैन के ट्रायल्स को यूज कर रहे थे, बल्कि उसी के साथ साथ वो टियानगुई क्लैन के लोगों को मार भी रहे थे। इसलिए टियानगुई क्लैन के कुछ कल्टीवेटर्स छुप कर उन हाई ग्रेड ट्रायल्स को लेकर टियानसेट की तरफ जा रहे थे, ताकि वो उन ट्रायल्स के बदले में टियानसेट से अपने टियानगुई क्लैन और लोगों को बचाने के लिए मदद मांग सके। और अभी वो लोग इसी तरह से टियानसेट की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी वहाँ पे हवा के एक बहुत तेज झोंका आता है, जिसकी वजह से एक ट्रायर बॉक्स वहीं पे नीचे गिर गया था, जिसके अंदर काफी सारे हाई ग्रेड के ट्रायर्स रखे हुए थे। ये देखकर एक मोटर कल्टीवेटर जल्दी से उन सभी ट्रायर्स को वापस उस बॉक्स में रखने लगता है, जो देखकर एक दूसरा मोटर कल्टीवेटर उससे कहता है हमें यहाँ पे और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अगर उन्हीं मोटर कल्टीवेटर्स ने हमें इन ट्रायर्स के साथ ढूंढ लिया तो वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अब तो हमारे क्लैन की सारी उम्मीदें हमसे ही जुड़ी हुई है, इसलिए हमें किसी भी हालत में टियानसेट तक पहुंचना ही होगा। और तभी हमें उसी वैली की एक चोटी के ऊपर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो तीनों मोटर कल्टीवेटर्स भी पहुंच गए थे, जो उन मोटर कल्टीवेटर्स को देखते हुए कहते हैं कि पूरे 3 दिन ढूंढने के बाद फाइनली आज हमें ये मिल ही गए। जिस पे एक दूसरे मोटर कल्टीवेटर कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये टियानगुई क्लैन के कीड़े हमें चकमा देकर यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब मुझे समझ आ रही है कि वो लोग इतनी मासूम होने का नाटक क्यों कर रहे थे। जिस पे एक तीसरे मोटर कल्टीवेटर आगे आते हुए कहता है मुझे लगता है पहले मैंने इन लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही पोलाइटली बिहेव किया था, इसलिए अभी तक ये लोग नहीं जानते कि हम लोग इनके साथ क्या क्या कर सकते हैं। पर अब ये लोग देखेंगे कि एक मोटर कल्टीवेटर को गुस्सा दिलाने का क्या अंजाम होता है। और ये कहकर वो तीनों उड़ते हुए उन लोगों के सामने आ गए थे, जो देखकर वो बेचारे मोटर कल्टीवेटर्स बहुत ही ज्यादा डर गए थे। और उन लोगों को इस तरह से डरा हुआ देखकर उनमें से एक मोटर कल्टीवेटर उन लोगों से कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमें चकमा देकर भागने की, और अगर तुम लोग क्लैन से बाहर ही जा रहे थे तो तुम लोगों ने मुझसे इजाजत क्यों नहीं ली। और मुझे लगता है तुम ये बात भूल गए हो कि टियानगुई क्लैन की ये सभी ट्रायल्स हम तीनों मोटर कल्टीवेटर्स के हैं, और अगर हम तीनों मोटर कल्टीवेटर्स तुम्हारे टियानगुई क्लैन में आए हैं तो ये तो तुम लोगों के लिए एक ब्लेसिंग की बात है। उसे मोटर कल्टीवेटर की ये बातें सुनकर टियानगुई क्लैन के लोगों का भी सब्र अब टूट गया था, और उनमें से एक मोटर कल्टीवेटर अपने वेपन को बाहर निकालते हुए उसे मोटर कल्टीवेटर से कहता है हमें और हमारे टियानगुई क्लैन के लोगों को परेशान करना बंद करो। और वो उससे आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही उनमें से एक मोटर कल्टीवेटर ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उनके ऊपर ग्रेविटी का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से वो सभी नीचे जमीन पे गिर गए थे और उन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। और उन लोगों की ऐसी हालत देखकर वो मोटर कल्टीवेटर स्माइल करते हुए उन लोगों से पूछता है अब चुपचाप बताओ मुझे कि तुम लोग इन सभी ट्रायल्स को लेकर टियानसेट की तरफ क्यों जा रहे थे। जिस पे एक मोटर कल्टीवेटर उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि टियानसेट के एंसेस्टर हमारे जैसे मोटर कल्टीवेटर्स के लिए एक मसीहा है, और जब हम लोग उनके पास जाकर रिक्वेस्ट करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है वो यहाँ आकर हमारे क्लैन को बचाएंगे, और उसी के साथ साथ वो तुम सभी को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। उस मोटर कल्टीवेटर की ये बात सुनकर एक मोटर कल्टीवेटर आगे आकर उसके ऊपर टांग रखते हुए कहता है भले ही टियानसेट का वो एंसेस्टर कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, फिर भी उसके लिए इम्पॉसिबल है कि वो तुम लोगों को हमसे बचा सके। और अभी वो मोटर कल्टीवेटर ये सब कह ही रहा था कि तभी उसकी नजर जुयंग की स्पिरिट बोर्ड के ऊपर पड़ती है, जो देखकर वो मोटर कल्टीवेटर हैरान होते हुए कहता है कि ये स्पिरिट बोर्ड यहाँ पे कहाँ से आ गई। और इस स्पिरिट बोर्ड का औरत तो एक मोटर टायर की तरह है, और वो मोटर कल्टीवेटर नीचे से ही चलाते हुए कहता है कि इस मोटर बोर्ड के ऊपर कौन है, जल्दी से अपना नाम बताओ। उसे मोटर कल्टीवेटर की ये बात सुनकर फेंग और वो तीनों लड़कियां भी उसे मोटर बोर्ड के बाहर वाले एरिया में आ गए थे, और फेंग वहीं से चलाते हुए कहता है कि ये इमोटल बोर्ड टियानसेट की है। टियानसेट का नाम सुनकर वो तीनों इमोटल कल्टीवेटर्स बहुत ही ज्यादा डर गए थे, और उनमें से एक इमोटल कल्टीवेटर अपने साथियों से कहता है जल्दी से भागो यहाँ से। अपने साथी की ये बात सुनकर वो तीनों वहाँ से काफी तेजी से भागने की कोशिश करते हैं, जो देखकर फेंग स्माइल करते हुए कहता है ओ तो तुम लोग भागना चाहते हो, लेकिन मेरे होते हुए तुम लोग कभी भी यहाँ से बच के नहीं भाग पाओगे। और ये कहकर फेंग ने पीछे से ही अपने स्पीयर से उन लोगों के ऊपर अटैक कर दिया था, और फेंग का ये स्पीयर सीधा जाकर सामने एक बड़े से स्टोन के साथ जा टकराता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, और इसकी वजह से उन तीनों मोटर कल्टीवेटर्स को भी मजबूरन वहीं पे रुकना पड़ा था। और फेंग का इतना ज्यादा पावरफुल अटैक देखकर उनमें से एक मोटर कल्टीवेटर हैरान होते हुए कहता है सिर्फ इस मामूली से स्पीयर के साथ इसने इतना ज्यादा पावरफुल अटैक कैसे कर लिया। और तभी वो तीनों पीछे मुड़कर फेंग की तरफ देखते हैं, और फेंग को देखते हुए उनमें से एक मोटर कल्टीवेटर कहता है कि ये अभी जस्ट रेवोल्यूशन पीरियड रियलम में है, इसलिए अगर हम तीनों मोटर कल्टीवेटर्स अपने पावर्स को कंबाइन कर दें तो हम बहुत ही आसानी से इसे मार सकते हैं। उन लोगों की ये बातें सुनकर फेंग अपने मन में कहता है कि मुझे इस बार कुछ ऐसा करना होगा कि जिसकी वजह से मास्टर की सारी अटेंशन मेरे ऊपर आ जाए। और ये कहकर फेंग मास्टर जुयंग की दी हुई हेवनली वार गॉड बॉडी का यूज करके उन तीनों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे वो तीनों रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर पाते। और फेंग ने अपने सिर्फ इस एक अटैक में ही उन तीनों मोटर कल्टीवेटर्स को मार दिया था, और मरते मरते उनमें से एक मोटर कल्टीवेटर हैरान होते हुए कहता है कि इसकी पावर तो 5th ग्रेड के हेवनली इमोर्टल कल्टीवेटर से भी कहीं ज्यादा है। जिस पे फेंग उन लोगों से कहता है कि ये 5th ग्रेड के हेवनली इमोर्टल कल्टीवेटर की पावर नहीं है, बल्कि ये तो हेवनली बॉडी है जो कि मेरे मास्टर ने मुझे दी है।
है। और ये कहकर फेंग वहाँ पे एक बार फिर से अपनी तारीफें करते हुए मास्टर जुयंग से कहता है, मास्टर देखा आपने मैंने इन लोगों को कैसे हराया। और ये कहकर फेंग अभी खुश हो ही रहा था कि अभी मास्टर मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन मास्टर जुयंग फेंग को उन सभी मोटर कल्टीवेटर्स को ऊपर लाने के लिए कहते हैं। उसके बाद हमें मोटर बोट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टियानगुई क्लैन के वो सभी मोटर कल्टीवेटर्स जुयंग के सामने झुके हुए थे और उन्होंने जुयंग को सारी बात भी बता दी थी कि उनके क्लैन के साथ क्या हो रहा है। जो सुनकर रिनजुई आगे आते हुए उन लोगों से कहती है, तो तुम लोग कह रहे हो कि तुम्हारे पूरे टियानगुई क्लैन के ऊपर मोटर कल्टीवेटर्स ने कब्जा कर लिया है और वो अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर करने के लिए हर महीने तुम लोगों से 1 लाख एलेक्जियस और इमोर्टल ग्रास की डिमांड करते हैं, और अगर तुम लोग ये सब उन्हें प्रोवाइड ना करो तो वो तुम्हारे लोगों को मारने लगते हैं। जिस पे उनमें से एक मोटर कल्टीवेटर कहता है, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा बेरहम है और अब तक उन्होंने हमारे क्लैन के न जाने कितने ही लोगों को मार दिया है, इसलिए हम अपने क्लैन को बचाने के लिए छुप कर इंट्रेस के साथ किसी तरह अपने क्लैन से बाहर आ गए थे ताकि हम लोग एंसेस्टर जू के पास आकर उनसे मदद मांग सके। और ये कहकर वो मोटर कल्टीवेटर मास्टर जुयंग से कहता है, हम अपने क्लैन के सभी ट्रायल्स आपको देने के लिए तैयार हैं, प्लीज हमें और हमारे क्लैन को उन लोगों से बचा लीजिए। और ये कहकर वो सभी मास्टर जुयंग के सामने झुकते हुए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। और तभी लिंग जुई जो उन सभी ट्रायल्स को देख रही थी, वो मास्टर जुयंग को बताते हैं कि ये सभी ट्रायल्स हाई ग्रेड के हैं और ये पोर्ट तो 9 ग्रेड का ट्रायल है और इस तरह के कई सारे ट्रायल्स इन बुक्स के अंदर है। ये सुनकर मास्टर जुयंग ने भी टियानगुई क्लैन को बचाने की ठान ली थी और वो अपने सभी डिसेबल्स को टियानगुई क्लैन की तरफ जाने के लिए कहता है, जो सुनकर वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। उसके बाद हमें टियानगुई क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फेंग पहुंचते हुए कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के ट्रायल्स को चुराने की। और ये कहकर फेंग उन सभी मोटर कल्टीवेटर्स को चैलेंज करते हुए कहता है कि जल्दी से बाहर आकर मेरे साथ फाइट करो। और ये कहते हुए फेंग ने टियानगुई क्लैन के उस बड़े से गेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन टियानगुई क्लैन के अंदर जो लोग मौजूद थे वो वहाँ से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे थे। लेकिन फेंग तो फेंग था, उसने और ज्यादा देर न करते हुए उन सभी के ऊपर अपने स्पीयर से अटैक करते हुए उन सभी को मार दिया था। जो देखकर लीना कहते हैं, ये तो बहुत ही अजीब बात है, ये हम सभी को देखकर छुपे क्यों नहीं। जिस पे रिनजुई अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उन सभी के साथ क्या प्रॉब्लम है पता लगाने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो सभी लोग रिनजुई की स्पिरिचुअल पावर के डोमेन में आते हैं तो हम देखते हैं उन सभी कल्टीवेटर्स के ऊपर कुछ पैटर्न फॉर्मेशंस लगी हुई थी, जो देखकर वो लोग समझ गए थे उनसे पहले ही किसी ने यहाँ आकर इन सभी को एक पपेट की तरह बना दिया था। रिनजुई जब ये बात फेंग को बताती है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता है, कौन है जिसने हमसे पहले यहाँ आने की हिम्मत की। क्योंकि फेंग को अभी मोटर कल्टीवेटर्स को मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन उसे यहाँ पे किसी एक सिंगल इमोर्टल कल्टीवेटर को भी मारने का मौका नहीं मिला था। और तभी हम मास्टर जुयंग को देखते हैं, जो बोर्ड पे छुपे हुए एल्डर लियू जियान से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी ही बोर्ड पे आकर मुझसे छुप पाओगे। और ये कहकर मास्टर जुयंग उसे मारने के लिए एक चुटकी बजाने ही वाले थे कि तभी एल्डर लियू जियान सामने आते हुए मास्टर जुयंग से कहता है, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, मुझ पे थोड़ा रहम दिखाएं। जिस पे मास्टर जुयंग कहता है, तो तुम यहाँ पे उन इमोर्टल कल्टीवेटर्स को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए आए हो। मास्टर जुयंग की यह बात सुनकर एल्डर लियू जियान हैरान होते हुए कहता है, वाकई आपसे कुछ भी छुपा पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या मैं सिर्फ वैसे ही आपके साथ मिलने के लिए नहीं आ सकता, मैं तो बस यहाँ पे आपके साथ आपकी परेशानियां शेयर करने के लिए आया हूँ। लियू जियान की यह बात सुनकर जुयंग उससे कोल्ड टोन में पूछता है कि कौन सी परेशानियां। जुयंग की कोल्ड टोन को देखकर लियू जियान बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो जुयंग के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता, जो देखकर जुयंग खुद ही उससे कहता है कि तुम्हारे वो इमोर्टल कल्टीवेटर्स मेरे डिसेबल्स के लिए एक खिलौने की तरह है, और रही बात मेरे ट्रायल्स की तो तुम जानते ही हो कि जो भी मेरी चीजों के ऊपर नजर रखता है उसका मैं क्या हाल करता हूँ। जुयंग की यह बात सुनकर लियू जियान को कुछ भी समझ नहीं आती और वो डरते हुए जुयंग से पूछता है कि एंसेस्टर जू आप क्या कहना चाहते हैं। जिस पे जुयंग कहता है कि वो इमोर्टल कल्टीवेटर्स जिन्होंने मुझे और मेरे टियानगुई सेट को ऑफेंड किया है, अगर तुम उन सभी को मुझसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें उन सभी को अगले 1 लाख सालों तक उन्हें मेरा गुलाम बनाना होगा, उसके बाद मैं उन्हें जिंदा छोड़ने के बारे में कुछ सोचूंगा। 1 लाख सालों का सुनकर तो लियू जियान की हवा ही टाइट हो गई थी। जिस पे जुयंग कहता है, ओके मुझे बेवकूफ लोगों के साथ ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है और अब तुम्हें पता ही है कि तुम्हें आगे क्या करना है। और ये कहकर जुयंग ने चुटकी बजाते हुए उसके इस क्लोन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसी के साथ लियू जियान वापस अपनी असली जगह पे आ गया था, जहाँ आते ही उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा था और वो अपने मन में कहता है, जुयंग ने मेरे एक और क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये कहकर वो एंसेस्टर जू को याद करते हुए कहता है, एंसेस्टर जू क्या आप मेरे साथ थोड़ा पोलाइट नहीं हो सकते, आप हर बार मेरे क्लोन को डिस्ट्रॉय क्यों कर देते हैं। तभी उन्हें इमोर्टल कल्टीवेटर्स का लीडर लियू जियान से पूछता है कि जुयंग ने तुम्हारे साथ क्या बात की, क्या वो हमारे साथ मिलना चाहता है या नहीं। अगर वो हमारे साथ मिलना चाहता है तो उसे हमारी सारी कंडीशंस को पूरा करना होगा, तुमने उसे वो सारी कंडीशंस तो बता दी ना। जिस पे लियू जियान कहता है कि अब वो सभी कंडीशंस चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि एंसेस्टर जू ने कहा है कि अगर तुम लोग उनसे बचना चाहते हो तो तुम्हें अगले 1 लाख सालों तक टियानगुई सेट का गुलाम बनकर रहना होगा। लियू जियान की यह बात सुनकर इमोर्टल कल्टीवेटर्स के लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने स्पीयर को बाहर निकालते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, टियानगुई सेट का एंसेस्टर जू अभी जस्ट की रिफाइनिंग स्टेज पे है, तो फिर उसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमें ऐसी धमकी देने की। जिस पे एक दूसरा इमोर्टल कल्टीवेटर कहता है कि मुझे लगता है एंसेस्टर जू अपर रियलम के टियानगुई सेट के पावरफुल होने का यहाँ पे फायदा उठा रहा है। जिस पे उनका एक और साथी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें इस लोअर
ओवर रियलम के टियाल एंड सेट को डायरेक्टली ही खत्म कर देना चाहिए। जिसके बाद वो सभी मोटल कल्टीवेटर्स टियाल एंड सेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए नारे लगाते हुए अपने लीडर को फोर्स करने लगते हैं। जिस पे लियू जियान भी गुस्से से कहता है कि तुम जैसे बेवकूफों के साथ बातें कर कर के मेरा सबर भी अब जवाब दे गया है। जिस पे वो मोटल लीडर गुस्से से लियू जियान से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को इंसल्ट करने की, हमारी इंसल्ट करके तुमने अपनी मौत को बुलाया है। और ये कहकर वो मोटल लीडर लियू जियान को मारने के लिए आगे बढ़ गया था, लेकिन लियू जियान ने उसके अटैक से बचते हुए उल्टा उसे ही गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद लियू जियान ने अपनी थंडर स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उसकी बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। अपने लीडर को इस तरह से मरते हुए देखकर बाकी मोटल कल्टीवेटर्स ने भी आगे बढ़ते हुए लियू जियान के ऊपर अटैक कर दिया था, जो देखकर लियू जियान ने अपनी सभी क्लोन्स को रिलीज कर दिया था, जिन्होंने आगे बढ़ते हुए उन सभी को सिर्फ एक ही झटके में खत्म कर दिया था। और उन सभी को मारने के बाद लियू जियान कहता है कि एंसेस्टर ज़ो ने बिल्कुल ठीक कहा था, बेवकूफों के साथ वाकई कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। और तभी उन्हें मोटल कल्टीवेटर्स के लोग भी वहाँ पे पहुंच गए थे, जो देखकर लियू जियान अपना थंडर स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करके उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, तो अब तुम लोग बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम लोग यहीं पे मरना चाहते हो या फिर अगले 1 लाख साल तक टियाल एंड सेट की गुलामी करना चाहते हो। और ये कहते हुए लियू जियान ने वहाँ पे चारों तरफ अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज कर दिया था, जो देखकर वो सभी लोग इतना ज्यादा डर गए थे कि वो लियू जियान के सामने झुकते हुए कहते हैं कि हम सभी लोग टियाल एंड सेट के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। जो देखकर लियू जियान स्माइल करते हुए कहता है, बहुत अच्छे, अपने लीडर से ज्यादा तो तुम लोग समझदार हो। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।